आपने बहुत सुंदर योग कराया। चूँकि मेरा कैमरा क्या मालूम ये लैपटॉप में कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा, तो क्षमा चाहूँगा आज वो कुछ कुछ है तकनीकी मिस्टेक आ गई तो वो ले नहीं रहा है। तो चलिए कल हमने चर्चा की थी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में किस कौन-कौन से कारक जो हमारे होते हैं जिनको हम प्रबंधन करके अच्छा कर सकते हैं हमारी खेती को। हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया, हमारे जो बायो एजेंट्स हैं उनके बारे में हमने कुछ बातें की कि कौन-कौन से हमारे बायो एजेंट हैं जिनसे कि हम अपनी खेती को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने हमारे जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनके बारे में चर्चा की, कौन-कौन से बायो फर्टिलाइजर हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमने हमारा जो कूड़े की बात हमने की थी कि हमारा जो कि जितना कचरा हमारे पास है, जितना हम गौ माता का गोबर और गौमूत्र हम हमारे पास है, तो उसका हम समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। और गौमूत्र का तो मैं समझता हूँ हमारा 90% गौमूत्र हमारा व्यर्थ जाता है। हमारे पास उसके उपयोग के समुचित साधन नहीं है। तो इसमें भी हमारे किसान भाई थोड़ा-सा ये ध्यान दें कि वो जहाँ पर भी उनकी गौशाला है, वहाँ पर थोड़ा-सा ऐसा स्थान बनाएँ कि थोड़ा-सा ढालू अगर उनका फर्श हो। और वैसे जो हमारा ये कहा जाता है कि जब भी हमारा गौ माता का स्थान हो, उसका अगर फर्श बना रहे हैं तो वो खुरदुरा होना चाहिए, चिकना बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। उसमें हम इस तरह की व्यवस्था करें कि वो चिकना नहीं हो, नहीं तो हमारे गौ माता फिसलती है और उनको चोट लगती है। कई सारी प्रॉब्लम्स पैर के मतलब उनके पैरों के संबंधित कई सारी दुर्घटनाएँ होती हैं, तो इस पर ध्यान दें और थोड़ा-सा उसमें ढलान दें और एक जगह उसको सारा जो एक ढलान एक जगह करके और वहाँ पे एक गड्ढा बना दें और उस गड्ढे में कोई मटका या कोई ड्रम इस तरह से फिट कर दें कि आपका पूरा पानी, पूरा जो गौमूत्र है वो उसमें इकट्ठा होता रहे और उसमें एक छन्नी लगा दें। तो वो छन्नी लगा देंगे तो ऊपर से जो भी कचरा होगा, तो वो कचरा ऊपर रुक जाएगा और गौमूत्र आपका इकट्ठा होता रहेगा। जब आपको आवश्यकता होगी, आप उसको अपने खेत में सिंचाई के स्प्रे करने के लिए या जीवामृत बनाने के लिए, गौ कृपामृत बनाने के लिए, कहीं भी जहाँ हमें आवश्यकता होगी, आवश्यकता अनुसार हम उसका उपयोग कर सकेंगे। गोबर में वही जो मैंने कल कहा था कि हमारे पास जितना गोबर है, उसका अगर हम समुचित प्रबंधन करें, हम उसको व्यवस्थित रूप से गड्ढों में वो करें और यथासंभव अगर संभव हो रहा तो गड्ढों में उसको अगर हम वो करते हैं तो उसमें उसका जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। हमारे पास जो संसाधन है हम चाहे ताकत की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें तो उस ऊर्जा का जो एफिशिएंसी है यूज़ एफिशिएंसी की बात करते हैं हम, कितनी उपयोग हो रही है, उसकी दक्षता कितनी है। वो दक्षता अगर हम बढ़ाते हैं, तो हमारा जो लॉस है, हमारा जो नुकसान है, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत संसाधन है, पर हमारे पास उन संसाधनों को जो उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए कि हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र जितना है, उस बायो वेस्ट जितना है, उस बायो वेस्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भूमि में रिसाइकिल कर सकें, खेत खाद के रूप में। और वो जब रिसाइकिल करें तो उससे किसी तरह की नुकसान ना हो। जैसे कल हमारी चर्चा हुई थी कि उसमें हम जो खेत में जो चारा डालते हैं, कचरा डालते हैं, उससे हमारे खेत में खरपतवार उगाते हैं। खरपतवार उगाते हैं तो खरपतवार आपको एक तो पोषक तत्वों से अपने पौधों से कॉम्पिटिशन करते हैं। उसके अलावा ये खरपतवार हमारे रोगों और कीड़ों के लिए वाहक के रूप में काम करते हैं। जितने ज़्यादा खरपतवार होंगे उतना ज़्यादा आपके खेतों में कीट और रोगों का प्रकोप होगा। तो इस पर अगर हमारा खाद अच्छा होगा तो हमारे खेतों में समस्याएँ कम होगी। तो इस पर भी हमको ध्यान देना है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी योगाहार परिवार के सदस्य हैं खेती से संबंधित आपके कोई प्रश्न हो, जो विषय है, विषय के अतिरिक्त भी अगर आपके प्रश्न हो, तो मैं प्रयास करूँगा कि उनका उत्तर दूँ, समुचित उत्तर दे पाऊँ और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूँ। जी।
जी जी, धन्यवाद आदरणीय रोशनलाल भैया। और मैं सबसे पहले आदरणीय शरद भैया का हैंड राइज है। जी शरद भैया, स्वागत है। जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और रावत साहब से छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस हैं। जी सर, ये जो जैसे हम लोग जब सोइंग करते हैं तो हम लोग क्या है, जैसे ट्राइकोडर्मा मिलाते हैं उसमें जी और फिर अपना पीएसबी या राइजोनियम मिलाते हैं। तो पहले मतलब ट्राइकोडर्मा पहले उसमें मिलाएं, उसके बाद पीएसबी की कोटिंग करें, या पहले पीएसबी की कोटिंग करके ट्राइकोडर्मा की करें? देखिए, ये जो पहले हम बात करते थे, जब हम केमिकल की बात करते थे, उस समय से हमारा है एफआईआर। जी जो हमारा, हाँ, एफआईआर, इसका एक मतलब हमने वो मतलब जो वैज्ञानिक शब्दावली में इसको वो किया है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम। राइजोबियम को हम सबसे लास्ट की बात करते हैं। तो अगर हम ट्राइकोडर्मा उपयोग कर रहे हैं तो पहले ट्राइकोडर्मा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो है उसके आसपास जो बीमारियां हैं उसको उससे लड़ेगा सीधे वो। और उसके उसके बाद हम कोई कीटनाशक अगर उसमें जैसे उसका, वर्सीटाइल वगैरह सर मिला सकते हैं, वर्सीटाइल उस पे लगा दें या हाँ, मेटाराइजियम लगा दें? मेटाराइजियम लगा सकते हैं, जी जी। आपका बेबेरिया लगा सकते बेवेरिया लगा सकते हैं अगर हैं। हम जी इनको, जी। हाँ, तो इनका इनका उपयोग कर सकते हैं। और और उसके फिर बाद उसके हम बाद लास्ट में पीएसबी लगा सकते राइजोबियम राइजोबियम हैं, पीएसबी को, राइजोनियम। जी। पीएसबी को हम सामान्यतः हम उसको सॉइल एप्लीकेशन की बात करते हैं। अच्छा बीज, अच्छा जी। हाँ, बीज उपचार में उतना उसका, वैसे बीज उपचार भी करते हैं, पर इसको अगर आप सॉइल एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसको गोबर जी की खाद के साथ मिला के, और जैसा हम बोलते हैं कि 100 किलोग्राम गोबर ले लें अच्छा सड़ा हुआ, और उसमें जी 1 किलो, 1 लीटर या 1 किलो जो भी अपने पास उपलब्ध है ट्राइकोडर्मा या पीएसबी, इनको हम उसमें मिला दें। और मिलाने के बाद इसको 5-6 दिन हम इसको रख लें जी। छायादार जगह में। कोई बोरा फट्टी, हमको कोई कपड़े से उसको ढक दें, थोड़ा सा नमी कर दें, गीला कर दें। और इसके बाद फिर इसको खेत में नमी की स्थिति में, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम बायो फर्टिलाइजर, कोई भी हम जैविक बायो एजेंट हम यूज कर रहे हैं, तो इनको खेत में नमी की स्थिति में उपयोग करें, तभी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरा, उपयोग करने का समय शाम का हो, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम दिन के समय अगर उपयोग करते हैं, मान लो हमने सुबह उपयोग कर लिया, तो सुबह उपयोग कर लिया तो वो बायो फर्टिलाइजर हमारा पूरे दिन भर सूर्य की रोशनी में रहेगा। और जितना इनको ताप प्रभावित नहीं करता, उतना अल्ट्रावायलेट रेज प्रभावित करती है। तो ये क्योंकि हम जानते हैं ओजोन लेयर में कई सारी वो हो गई, तो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज भी कुछ ना कुछ मात्रा में हमारे जमीन पर आती ही है। तापमान आता है, ये सारी चीजें हमारे जो बायो फर्टिलाइजर दिन भर रहता है, तो उसकी जो सक्रियता है उसको खत्म कर देता है, बहुत सारी उसकी पॉपुलेशन को डैमेज करता है। तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इसको अगर शाम के समय 4 बजे के बाद अगर हम इसका उपयोग करते हैं, तो इसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। जी जी सर, बहुत अच्छा सर। एक हमें पहले रावत साहब थे, तो उन्होंने माइक्रो राजा के विषय में काफी हमें बताया था। तो जी। हम लोग माइक्रो राजा को मतलब फसल में किस समय में एप्लीकेशन करें तो अच्छा हमें फायदा मिलेगा? माइक्रोराइजा का ये एक्चुअली में सीड ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये मतलब हमारे जो उसके लिए मतलब सहजीवी है। जैसा हम राइजोबियम बोलते हैं, वैसे ही माइक्रोराइजा भी सहजीवी है। ये जो उसके वेस्कुलर बंडल जो होते हैं प्लांट के, उसके अंदर ये रहता है। तो ये इसको अगर हम बीज उपचार के लिए उपयोग करते हैं और शुरू में उपयोग करें, अगर हम सॉइल में भी कर रहे हैं तो शुरू में करें, तो ये ज्यादा प्रभावी होगा। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो नई रूट्स निकलती है, उसमें ये आपके रूट के साथ वो एडहेर हो जाएगा और अंदर चला जाएगा, और फिर वो अंदर काम करना शुरू करेगा। जी जी जी। जी सर, ये कहते हैं कि जो दूध है और जो गोबर है अपना, इसमें जी। हल्का सा सूडोमोनास होता है, ऐसा ऐसा मतलब फंगीसाइड जो है सूडोमोनास अपना। तो क्या गोबर वो में, गोबर में पाया जाता है क्या सर, ये गोबर में? गोबर में ट्राइकोडर्मा तो पाया जाता है,
जी स्यूडोमोनास का मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट मुझे इसका अनुभव नहीं है, मतलब मैंने अभी मैं एक बार पढ़ के जरूर बता पाऊंगा। पर स्यूडो ट्राइकोडर्मा जरूर पाया जाता है, आपके गोबर में ट्राइकोडर्मा पाया जाता है। और जी ट्राइकोडर्मा के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप स्प्रे करते हैं, अभी डॉक्टर संतोष सर ने तो सारी चीजें उसके ट्राइकोडर्मा के बारे में बताई ही हमको। और दूध के रिजल्ट, दूध का, अगर आपके पास गाय का दूध अगर आप उपयोग करते हैं तो दूध के रिजल्ट वायरस के ऊपर बहुत अच्छे हैं। जी जी जी। हाँ, दूध सर को, अभी हम लोग सरसों की बोनी कर रहे हैं इस समय। जी जी तो सरसों में ज्यादातर जब वो दो पत्ती होती है तो पाउडर मिल्ड्यू आता है उसके ऊपर। जी। तो हम अभी से ये भी क्या चीज डाल दें तो वो पाउडर मिल्ड्यू नहीं आएगा उसमें? ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास दोनों काम करेंगे। ट्राइकोडर्मा इसको पाउडरी मिल्ड्यू को नहीं आने देगा, जी जी। और स्यूडोमोनास का भी इस्तेमाल करें, दोनों आपके काम करेंगे। तो ये दोनों को इकट्ठा यूज कर सकते हैं क्या सर? पौधा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बहुत जी। अच्छा। इसमें क्या हम लोग अलग अलग करते थे तो इससे क्या हमारी ज्यादा मतलब हाँ, समय ज्यादा समय लग, लग जाती थी। तो अब जी इसमें बहुत अच्छा आपने बताया कि हम दोनों को एक साथ हमारे हाँ, खेतों में एप्लीकेशन कर सकते। कर सर सकते। एक गुलाबों में इस समय जो हम लोग गुलाब की खेती करते हैं जी, जिसमें रेड माइट बहुत आता है इस समय, ज्यादातर नहीं, रेड माइट देख लाल लाल सा नल पौधे में जो पत्तियां लाल हो जाएगी, और उसके जो वो है वो सारे, मतलब उसमें लाल, हाँ वो उसके जिधर लिए साइड से, सर जैविक चीजों में क्या इफेक्टेड रहेगी ज्यादा? जिस तरफ से सनलाइट आता है उस तरफ आपको दिखेगा वो। हाँ जी जी हाँ, तो एक तो अभी हम लोग सल्फर का उपयोग बहुत कम करते हैं। तो जी थोड़ा, क्योंकि हम अगर इसको थोड़ा सा इसमें है, पर सल्फर चूंकि न्यूट्रिएंट भी है। जी जी जी। और पुराने जमाने से आप लोगों ने, हम लोग ने देखा होगा, हमारे जो गौवंश में गौ माता के ऊपर जो वो होते थे, लीक्स हो जाते थे। जी जी तो सल्फर का पाउडर, हमारे जो पुराने लोग हैं वो सल्फर का पाउडर लेके उसको गीला करते थे और उसके शरीर पे पूरे लगा देते थे, और फिर उसको जी नहला देते थे। तो बहुत इफेक्टिव रहता था। तो सल्फर जो आता है 98% का आपका वेटेबल सल्फर आता है सल्फेक्स के नाम से। तो जी जी इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो ये एक्चुअली में वो है आपका एक तरह से न्यूट्रिएंट है। तो ये अच्छा काम करेगा उसमें आपके क्या करना चाहिए, माइट्स के लिए बहुत बढ़िया माइट। वो है। हाँ, माइटीसाइड बहुत बढ़िया माइटीसाइड है। सल्फर, सल्फर बहुत बढ़िया माइटीसाइड है। और इसके जो बायो एजेंट के रिजल्ट मुझे देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने भी बायो एजेंट में सल्फर का, ये अपना माइट का, हम ये सकिंग पेस्ट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका बवेरिया वगैरह जो डालते बेवेरिया नहीं, बेवेरिया नहीं, आपका अभी आपने वर्टिसिलियम, हैं वर्टिसिलिया। जी हाँ, जी। वर्टिसिलियम को एक बार आप उपयोग कर सकते हैं। पर मुझे देखना पड़ेगा क्या ये माइट्स के ऊपर काम करते हैं या नहीं, एक बार। सर हमने ये बवेरिया का जो रिजल्ट देखा है मतलब छोटी इल्लियों के ऊपर वो पाउडर टाइप बन जाती हैं और वो है, क्या ये उनकी मदर के ऊपर जो जैसे पंखियां होती है उन पे भी असर करती है? असर तो करेगा, पर चूंकि उस पे उतना ज्यादा वो नहीं होगा। जो उसकी स्टेज है ग्रोथ करने की, चूंकि ये उसको पत्तियों को खाती है, पत्तियों से ये उसके शरीर में चला जाता है बेवेरिया। जी सामान्यतः हम जब बेवेरिया का स्प्रे करते हैं तो वो पत्तियों के ऊपर हो जाता है, और पत्तियों जब वो इल्लियां खाती है तो उसके शरीर में चला जाता है। क्योंकि जो हमारी तितलियां होती है वो सामान्यतः फीड नहीं करती है। वो जी जितने दिन का उनका स्टोर मटेरियल रहता है उतने दिन जी वो घूमती है। कुछ तितलियां फीड करती है, ज्यादातर जो लेप्डोप्टेरस तितलियां हैं वो अपना फीड मटेरियल से अपना काम चलाती है और फिर उन अंडे देती है। जब वो एग ले करने के बाद वो अब उनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। तो वो उनके ऊपर हमारी दवाई का असर नहीं होता, क्योंकि वो कुछ खाती, बहुत ज्यादा कुछ खाती नहीं है। जी जी। जी तो, सर हमारे यहाँ इस समय जो जैसे बल्लर लगा हुआ है ना, जी तो बल्लर के फूलों में इस समय बल्लर हमारी निकलने लगी है। जी, और वो तकरीबन सर इस समय हमारी करीब 80-90 रुपए किलो बल्लर जाती है। बिल्कुल लेकिन सही इसके सही। फूलों में सर कहीं एक छोटी बहुत बारीक इल्ली इसके जी अंदर आ जाती है और वो उसको छेद कर देती है, जो छोटी सी बल्लर होती है। जी। तो उस इल्ली के लिए हम लोग क्या मतलब बबेरिया डालें या और कुछ इसमें? बेवेरिया, नामोरिया,
ये दोनों चलेगा। और आपका लाइट ट्रैप आपके पास है, लाइट ट्रैप का उपयोग, सोलर लाइट ट्रैप का उपयोग कीजिए। बहुत मतलब ये जितने इल्ली वाले जितने हैं और इनकी जो जी तितलियां शाम के समय एक्टिवेट होती है, तो उनके जी। लिए बहुत कारगर है ये। और मैं समझता हूँ लगभग 95% पॉपुलेशन को ये कंट्रोल कर देता है सर लाइट। हम इस बार प्रैक्टिकल तौर पे 2 लाइन हम लोगों ने जो बल्ला लगाई, वो मतलब एक लेबल जो 3 फीट होता है उससे जी ऊपर 5.5 फीट पे लगाई। तो जी। उस पे कुछ कम इल्लियां आई सर, मतलब तो क्या हाँ। इसकी हाइट बढ़ाने से इल्लियां कम लगती हैं क्या, ऐसा है नहीं, क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो फ्लाई है वो उस लेवल तक उड़ सकती है। जो इनकी जी हाँ, जितने ये कीट हैं, इनकी तितलियां आपकी 5 फीट 7 फीट तक पौधों की ऊंचाई तक, क्योंकि ये अगर ऊपर जाना है तो वो उड़ के वहां बैठेगी, उससे ऊपर चली जाएगी, तो उसकी लिमिट वो नहीं है मेरे मेरे अनुमान से। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क उससे नहीं, कुछ और दूसरे कारण होंगे जो उसको स्पेस ज्यादा दे रहे हैं। मतलब जब जी हमारी स्पेसिंग बढ़ती है प्लांट के बीच में और लाइट और एयर का ज्यादा वो बढ़ता है, तो हमारे जी जो ये कीट है ये कम आते हैं। और जितना आपको जी घना रहेगा, जितना आपका पौधा पास पास होगा, तो उतना जी कीट और इसका प्रकोप ज्यादा होगा। जी 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 जी, बहुत अच्छा सर। हमें ऐसे अभी कोई हैंड रेस तो है नहीं, तो जी मैं बिल्कुल। ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ नहीं सर। नहीं नहीं, आप पूरा समय जी लीजिए, देखिए काम की बात हो रही ना, जी सबके सर काम सर की। सर जी सर, बहुत जी। अच्छा। सर ये जैसे जैविक में हम लोग ट्राइकोडर्मा डालते हैं या सूडोमोनास डालते हैं, इसका बहुत अच्छा असर कितने दिन रहता है सर? देखिए मतलब हमें ट्राइकोडर्मा। रिपीट कितने हाँ, दिन में करना चाहिए? और रिपीट का तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक बार हमने उपयोग कर लिया तो ये आपके पूरे क्रॉप सीजन में रहेगा। जी हाँ, जी कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि बहुत हैवी रेनफॉल हो गया, जैसे बारिश के समय होता है, तो इस समय जरूर दिक्कत होती है। पर अब ये विंटर का सीजन है, इस समय अगर हमने एक क्रॉप सीजन में उपयोग कर लिया तो ये आपका सीजन भर रहेगा, क्योंकि उसका उसका वो उसको खाने को मिल रहा है, उसको भोजन मिल रहा है, तो वो पूरे सीजन भर आपका सरवाइव करेगा और खत्म होने की उसकी ऐसी कोई संभावनाएं नहीं बनती है। जी सर ये जो जैसे परारी है, इस समय परारी में बहुत ज्यादा जैसे धान की निकल रही है, तो उसमें बहुत अधिक लोग आग लगाते हैं। जी और ज्यादा कर खेत बनाने में उन्हें क्या होता है सर कि वो जब हार्वेस्टर काटता है तो जी। बहुत सारी जो पराली रहती है वो काफी सारी रहती है। तो बिल्कुल। उसको नॉमिनली किसान उठाना नहीं चाहता, क्योंकि वो थोड़ी सी आग लगा दी तो वो हुँ, पूरा की पूरा इसका बहुत खेत बनाने में उसको थोड़ी सहूलियत हो जाती है। आसानी हो और जाती एक से 2 बार उसका कल्टीवेशन बच जाता है। है। हुँ, अगर वो कचरा पड़ा हुआ है तो वो उसमें क्या कि वो किसान आग लगा के एक ही बार उसको रोटावेटर चलाया और बोनी कर लेता है। लेकिन अगर परारी पड़ी हुई है तो 2 बार कम से कम डिक्स एरो चलानी पड़ती है और जी, फिर रोटावेटर चलाना पड़ता है, जब जाके वो एक बार फिर चक्री भी चलानी पड़ती है जो कहीं कचरा ज्यादा है तो फैला देवे। जी, तो 3 बार का एप्लीकेशन उसमें ज्यादा लगता है। मैंने इसका कैलकुलेशन करा कि एक किसान को लगभग 1800 रुपये सर ज्यादा लगते हैं 1 हेक्टेयर खेत बनाने में, उसका बिल्कुल। कैलकुलेशन। तो ये बिल 1800 रुपये बचाने के लिए वो माचिस का उपयोग करता है सर। एक तो एक रुपए का हाँ 1 रुपए में निपटा देता है सब। वो देखिए भाई जी भैया, ये जब हम इसका पराली जलाते हैं, तो ये जी बहुत हम अपना इतना बड़ा नुकसान करते हैं। वो 1800 रुपए भी बचाने के तरीके में बताऊंगा सर, वो आपको। देखता नहीं, हम लोगों ने डीकम्पोजर जब डाला इसमें जी। तो वो तकरीबन सर उसने गलने में उसको 15 दिन ले लिया। नहीं, हम तो पहले मैं जो बोल रहा हूँ जी ना, उसको उसको थोड़ा सा देखेंगे आप। पहला काम जी ये है कि अभी जैसे हम हमारे पास जब हार्वेस्टर आ गए हैं, तो हम जी हार्वेस्टर के साथ हम गेहूं में तो आपका एक्स्ट्रा रीपर आ गया, धान के जी साथ बेलर आता है। जी 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 तो इसका उपयोग बढ़वाएं। बेलर आता है तो जी ये 25 से 30 किलो के बेल्स बना देता है। तो जी 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 ये बेल्स को हमारे जानवर भी अच्छा खाते हैं, और कुछ कुछ जो आपकी थर्मल पावर वाले हैं, ये जी लोग इसको ले जा रहे हैं, खरीद रहे हैं। 2 रुपए जी किलो, जी 1 रुपए से 2 रुपए किलो तक ये खरीदते हैं। तो जी जी आपकी जो कास्ट है बेलर चलाने की, वो कास्ट उसमें निकल जाती है। जी
तो हम वो पहला बेलर सर मेरे पास है ऑलरेडी, एक चौकोर वाला, जी तो चौकोर बनाता है और 25 किलो की पैकिंग करता है वो। जी जी तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ लेकिन सर उसमें जब हम लोग गीला बनाते हैं ना उसको, तो जी ये बड़े जो 60 HP के ट्रैक्टर यूज करने पड़ते हैं उसमें। हाँ तो ये उसमें भी तकरीबन सर 1000 रुपए का डीजल हमें लगता है। जी और जब हम उसको बनाते हैं सर, तो उसमें लगभग हमें 20 कुंटल प्राप्त होता है। जी तो 20 कुंटल जब हम मार्केट में ले जाते हैं तो 150 2 रुपए किलो वो बिकता है सर। हाँ तो हमारा 20 कुंटल में लगभग 4000 रुपए हमारे बनते हैं। और हमारी मशीन घिसाई और डीजल अगर मान लो, जी तो सर हमें 1500 रुपए की उसमें बचत होने का रहता है मात्र। तो लेकिन उसमें क्या होता है सर, जब वो बड़ा ट्रैक्टर चलता है ना, तो जमीन थोड़ी गीली होती है जिस समय धान कटती है हल्की सी। हम्म हम्म हम्म, तो वो जब बेलर चलाते हैं तो जमीन प्रेस हो जाती है बहुत तगड़ी। फिर क्या है सर, उसमें जब हम सोइंग करते हैं तो हमें जी फिर पलेवा करना अनिवार्य हो जाता है उसमें। अब उसमें उसमें हम ये करें भैया कि अब जो आ गया सुपर सीडर, जी 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 जी, तो हाँ वो चीज सही है सर वो। सुपर सीडर का उपयोग करें आप। जैसे ही आपने बेलर चलाया, बेलर चलाने के बाद तुरंत आपको ना पलेवा करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। सुपर सीडर आपका डायरेक्ट चलेगा और सुपर सीडर से आप बोनी करेंगे तो आपका रोटावेटर का खर्चा बच जाएगा, बोनी भी एक साथ हो जाएगी, और आपका जो बचा हुआ स्टबल, जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है जमीन में, वो स्टबल भी जमीन में मिल जाएगा। और इसी सर मैं समय इसमें एक सहायता ये चाह रहा था जी कि जैसे हमारी धान की फसल आ गई जी और उसी समय हमने डीकम्पोजर या कुछ 20 दिन पहले ही अगर स्प्रे कर दें, तो हम्म क्या कुछ हमें नुकसान होगा? जैसे मान लो धान में ट्राई वो लग जाता है दवा, तो हाँ उससे कुछ होगा क्या? अगर नहीं हम भैया 20 दिन पहले डाल देते हैं सर, तो हम्म वो धान बिल्कुल पोची हो जाती है, मतलब एकदम ऐसी। हम्म पहले ही फसल के समय ही डाल दे, जब पक जाती है हमारी फसल, तो हम्म 15 दिन पकने में लेती है सर। जी अगर जी इसको हम 15 दिन में डाल दें, तो ये जो जैसे हमने डीकम्पोजर डाला, जी तो वो धान में भी लगेगा। तो हम्म धान से कुछ ह्यूमन पे नुकसान आएगा क्या? हाँ यही यही मैं कहना चाह रहा था एक्चुअली में। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका जब हम उपयोग करते हैं तो इनमें हम एक चीज ये बोलते हैं कि ये बॉडी में भी बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जी मतलब जी जी जी। कहीं ना कहीं ये हमारे तो हमारा जो जैसे हम बोलते हैं कि हमारी मैच्योरिटी पे हम केमिकल स्प्रे नहीं करना चाहिए। जैसे अभी इसकी बात कर रहे हैं, उड़द में, मूंग उड़द में आप लोग गर्मी में जो उसका ग्लाइफोसेट का स्प्रे करते हैं, जी तो वैसे वैसे ही हम इसकी भी बात करते हैं कि बायो एजेंट को हम खड़ी फसल में लास्ट स्टेज पे अगर डालेंगे तो उसका जो रेसिड्यू है वो कहीं ना कहीं बचेगा, और वो आपको हो सकता है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा स्टडी अभी हुई नहीं है, पर इनके इनके मतलब हेजार्ड जो है, इनके जो गलत परिणाम जो है वो है। मतलब 100% मतलब सेफ कुछ भी नहीं है तो ऐसा करना नहीं चाहिए सर, है ना, नहीं हम नहीं, लोगों को। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। हम प्रयास करें कि जी जी जैसे ही हमारा काम हो जाता है, कटाई होती है, उसके हाँ। पीछे पीछे हम इसको चला दें, आपका बेलर चला दें, और उसके पीछे हम ये क्या बोलते हैं आपका तो सुपर सीडर चला दें, और सुपर सीडर में ही आप सही स्प्रेयर आज लगा आपसे दीजिए उसमें। सुपर सीडर में जो नहीं 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 भैया, आपका आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। उसमें उसमें हम कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते यार। इसमें सुपर सीडर के साथ जो स्प्रेयर जो अभी इनने सीआईएई ने जो निकाले हैं स्प्रेयर पीछे जो हम लगाते हैं, तो वो स्प्रेयर भी अगर जी इसके साथ अगर हम चला देंगे तो एक साथ 3 काम हो जाएंगे आपका। जी जो खरपतवार जो उसका है, पैरा के लिए जी जो आप बायोडाइजेस्टर भी डाल देंगे, और उसके साथ वो जी। भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बुआई भी हो अभी जाएगी। सर, अभी मैंने लिया है ये सुपर सीडर। जी जी इसमें अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जहाँ पे हार्वेस्टर ज्यादा ढेर कर देता है, जी वहां वो सुपर सीडर जब जाता है ना सर, तो जी वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा जैसे कचरा आता है उसके सामने। तो हम्म। उतनी जगह में सर वो क्या करता है कि सोइंग के हमारे जो दाने हैं वो कम गिरते हैं उतनी वो जगह में। ऊपर जैसे ऊपर उड़ 3 फीट में आया है, तो वो 3 फीट में दाने जो है उसमें उतने क्या नहीं गिर पाते। उसमें क्या सेंसर है ना भैया, तो ये ऊपर मतलब उसको ऊपर उठा देता है।
जहाँ पे भी हाँ जमीन, हाँ जमीन के हिसाब से अगर ऊंची नीची जमीन हो तो इसमें सेंसर है, तो ये क्या होता है, ये अपने आप की जो डेप्थ है उसको एडजस्ट करता है, तो वहां पे वो अपने आप जी को ऊपर उठा लेता है, तो ऊपर उठाने के कारण वो दाने ऊपर रह जाते हैं, जमीन में नहीं जा पाते। तो ये समस्या जी। है। तो उसके अगर बेलर से आप उसको पहले इकट्ठा कर लेते हैं, जितना भी आपका हाँ बेलर है, वो बेलर तो सर चलाना ही पड़ेगा उसमें, हाँ बेलर वो बेलर बगैर चलाना बेलर। पड़ेगा। और आपने इकोनॉमिक्स भी बता दी कि 4,000 खर्चा करके मतलब 2,000 रुपए आपके फिर भी नेट बच रहे बेलर में, तो हाँ बच रहे हैं सर जी। बच रहे हैं। हाँ, और इसको इसको कस्टम हायरिंग पे भी हम इसका इसको प्रमोट करें कि लोग, अब आप तो कहीं दूसरी जगह आपका बेलर जाएगा नहीं, तो दूसरे लोग जी जो जी जो जिनके पास मतलब 60 HP का और उससे ऊपर के ट्रैक्टर हैं, वो बेलर खरीद लें और जी उसको इसमें चलाएं कस्टम हायरिंग में, तो ये एक जी। किसानों की भी आय होगी, और उसको मतलब जो बेलर वाला है उसको भी रोजगार मिलेगा। जी हम्म। सर है उसमें काफी फायदा है, जी और वो गवर्नमेंट की जो योजना है वो काफी लाभदायक है, इससे आग तो कम होगी। ऐसे सर हाँ हमारे इलाके में हम लोगों ने हमारे गांव के आसपास जी मुन्नीलाल सर भी घूमे काफी यहाँ पे, हम जी, लोगों ने करीब तकरीबन 10 साल से आग नहीं लगनी थी, और बहुत हमारे को सुंदर, मतलब तकरीबन हर साल कलेक्टर साहब यहाँ के सम्मानित करते हैं हमारे गाँव बहुत बहुत सुंदर को। भैया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप ये, क्योंकि बड़ी सर समस्या पूरे देश में पराली जलाना बहुत बड़ी समस्या। और क्या होता है, जितना हम उसका नुकसान नहीं कर रहे, उससे ज्यादा हम जमीन का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जमीन में कुछ नहीं बचता, वो जी बैरन हो जाती, मतलब उसमें आपका जितना ऑर्गेनिक कार्बन है, वो अपर सरफेस का क्या, लोअर सरफेस का भी ऑर्गेनिक कार्बन पूरा साफ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं, हम खूब बोलते हैं कि हम बायो बायो कर रहे हैं, हम जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक, पर वो जितना मटेरियल है वो प्राकृतिक खेती वाला जो हमने ऊपर अपर सरफेस पे रखा है, जो हमारी फर्टाइल सॉइल है उसमें रखा है, वो सारा का सारा ये जब हम आग लगाते हैं तो सारा नष्ट हो जाता है, 99% साफ हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। जी जी सर प्रणाम, बहुत जी अच्छा प्रणाम। लगा। जी धन्यवाद शरद भैया, अतिशय सुंदर अपने सवाल किए और हमारे आदरणीय रोशनलाल भैया ने समाधान किया, और मैं आगे आदरणीय प्रणाली बहन तक जाती हूँ। जी प्रणाली जी, स्वागत है। ओम। जी ओम। बहन जी, ओम। हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि लोगों को कैसे समझाए हम ये पराली। उनको लगता है कि ये खरपतवार आता है ना, हमारे यहाँ भात खेती के पहले लोग जमीन पर पेड़ों के पत्ते छाते हैं, और वो जमीन अ, उसको क्या कहूँ, भाजने का काम करते हैं। उनको हम्म। लगता है कि वो वैसा किया तो ही अच्छा बीजारोपण होगा, ऐसा लगता है। हम बार बार बोलते हैं ये करने से नुकसान होता है, लेकिन उनको जो परंपरा आई है उसके विचार में वो पराली पराली नहीं, हमारे यहाँ वो पेड़ों का पत्ता होता है, वैसा जी, ही करते हैं। ये हाँ। धान के पहले करते हैं, धान धान हाँ उगाने हाँ, के पहले। धान के पहले। हाँ, हाँ धान के पहले। जी जी। तो ये जो हम पहले पहले तो ये देखें कि कचरा कहाँ से आता है, उसके सोर्स क्या है हमारे पास, जो क्योंकि कहीं भी खेती में कचरा आने के स्रोत जो है उनको अगर हम कंट्रोल करते हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। हमारे जो स्रोत है कचरा आने के, अगर आपका नहर से सिंचित एरिया है तो नहरें बहुत बड़ा स्रोत होती है, क्योंकि नहरों की सफाई ठीक से नहीं होती, तो पहला स्रोत होता है नहर। दूसरा, जो हमारा हम जो बीज बो रहे हैं उससे आता है। तीसरा, हम जो खाद डाल रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा था कि जो घूड़े से खाद डाल रहे हैं, वो घूड़े का अगर खाद हम उपयोग कर रहे हैं, उसको अगर हम बचा लें, उसको हम ठीक से व्यवस्थित व्यवस्थित कर दें, तो ये यहाँ से रुकेगा। तो जो जो सोर्स है, हवा से कुछ आता है थोड़ा बहुत, तो ये जो बाकी चीजों से जो खरपतवार आने की प्रक्रिया है, इसको अगर हम रोक देते हैं, पर ये हमको देखना पड़ेगा कि कोई एक आदमी उसको करके पहले बताए कि भैया देखो मैंने ऐसा किया, मैं नहीं जला रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे खेत में अंकुरन अच्छा आ रहा है, मेरी खेत में फसल अच्छी हुई है, तुमसे ज्यादा हुई है, मैंने कम लागत लगाई उसके बाद ज्यादा हुई है। कोई ऐसा बताएगा तब वो मानेंगे।
क्योंकि किसान जो है वो देख के सीखता है। मतलब ये बहुत बड़ा है पूरे, मतलब ये सीइंग इज बिलीविंग, तो ये फैक्ट है कि मतलब जो दिखता है उसी पर विश्वास होता है। तो ये तथ्यात्मक रूप से हम ऐसा कहते हैं। और ये जो किसान है वो दूसरों की सुनी बात को कम मानता है, बिल्कुल क्लियर कट है। एग्रीकल्चर में, कृषि में जो भी हमारा किसान है वो उसको आप बातों से कितना भी बता दो, जब तक आपको खेत नहीं दिखाओगे कि ये मैंने किया है और ये करके ये परिणाम आए हैं और इस परिणाम से ये रिजल्ट, मतलब इससे मेरे को इतना फायदा हुआ, तो वो किसान अपने आप मानता है। फिर वो पड़ोस वाला किसान कर लेगा, उसके पड़ोस वाला, तो अंगीकरण इस तरह से होता है। नहीं तो कोई टेक्नोलॉजी अगर दिल्ली में निकलती है और वो हमारे किसानों तक आते तक उसको 10-12 साल लग जाते हैं पेनिट्रेशन में, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान सुन के कभी नहीं करता। और बाकी चीजों में हम सुन के और वैसे भी हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये एक वो है हमारे जो कृषि का, इसको आप दुर्गुण कह लें या इसका सद्गुण कह लें। क्योंकि सद्गुण इसलिए क्योंकि अगर कोई तकनीक अगर एकदम से वो अपना लेता है और उससे अगर नुकसान हुआ पूरे गांव में या पूरा एक एरिया में, बड़े क्षेत्र में अगर उसने लगा लिया तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये अच्छा भी है और हमारी खेती के लिए लाभदायक भी है। जी ओम प्रणाम। जी प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाली बहन। और मैं आगे आदरणीय पुण्य काम समर्थ जी भाई साहब, आपका हैंड राइज है जी, स्वागत है जी। सदन को मेरा प्रणाम जी। डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न था कि हम लोग के यहाँ आलू और मकई का मिक्स खेती व्यापक तौर पर होता है, जी तो आलू का बीजोपचार किस चीज से किया जाए ऑर्गेनिक तरीका में कि ज्यादा कारगर होगा? जी देखिए, आलू में सबसे जो बड़ी समस्या होती है इसमें जो रॉट होता है और उसके अलावा जो ब्लाइट होती है, तो उस लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट दोनों आती है। और इसमें कई तरह की, मतलब आलू बहुत सेंसिटिव क्रॉप है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। पर इसमें अगर हम बीज के उपचार की बात करें तो इसको ट्राइकोडर्मा से आप उपचारित कर सकते हैं और स्यूडोमोनास से भी इसको उपचारित कर सकते हैं। कम से कम ये इस तरह के जो बीज हैं इनको हमको ये बोलते हैं कि जो घोल बनाते हैं उसमें आधा घंटे के लिए डुबा कर रखना चाहिए। हमको थोड़ा सा इसके लिए, क्योंकि अब टनों में आलू लगता है बीज के रूप में। मान लो जिसको 10 एकड़ में आलू लगाना है तो उसको 40 क्विंटल आलू लगेगा। तो वो उतना आलू को बीज उपचार करने के लिए, तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ इस तरह के टैंक बना ले जिसमें वो आधा घंटे रख सके, उतना आलू निकालें, फिर दूसरा आलू उपयोग करें। और इस तरह से अगर वो करता है, और ये गोबर भी, अगर आप ताजे गोबर से भी अगर उपचारित करते हैं इनको आधा घंटे के लिए, अगर आप ताजे गोबर से भी उपचारित करते हैं तो इनके गोबर के भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पर अगर कहीं काट के आलू उपयोग कर रहे हैं तो वहां पे गोबर की जगह आप ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास से उपचारित कर लें। पर इसको काटने के बाद थोड़ा सा आलू को छायादार जगह में सुखा लें, जो कट सरफेस है। सामान्यतः तो अब ये उपयोग करना बंद कर दिया किसानों ने, आलू काट के लगाना। अब सीधा जो छोटा सीड है 20 से 25 ग्राम का, वो सीड लगाया जाता है। तो आप स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके लगा सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना लें। लिक्विड उपयोग करें तो ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि जो उसका है कार्बन बेस वाला जो है लिग्नाइट वाला, वो थोड़ा सा उसमें कम होता है, काउंट कम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जी डॉक्टर साहब, हम लोग के यहाँ तो मार्केट में ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म में ज्यादा उपलब्ध है, लिक्विड फॉर्म में तो फिर ऑनलाइन देखना पड़ेगा मंगाने के लिए। नहीं, आपका कहाँ पर है साहब? समस्तीपुर, बिहार। बिहार में? तो समस्तीपुर जी। के पास तो आपका ये मेरठ से कितना है आपका ये? नहीं सर, मेरठ से बहुत दूर। हम लोग बिहार में समस्तीपुर। अच्छा, बिहार आपका, बिहार है, बिहार, समस्तीपुर जी बिहार। तो जी। बिहार में आपका वहां पे विश्वविद्यालय है ना, उसमें राजेंद्र यूनिवर्सिटी। राजेंद्र, हाँ राजेंद्र, वहां पर आप एक बार प्रयास कर लीजिए। वो जी जी यूनिवर्सिटी में जरूर बनता होगा, अब जी सब जगह लिक्विड बनने लग गया है। तो इसको एक बार देख लीजिए। लिक्विड नहीं मिले तो जी। फिर आपको तो वही करना है, पाउडर। पर देख लीजिए एक बार। और जी। कई सारे जो
प्राइवेट वो है, वो भी आप बहुत सारा बना रहे हैं लिक्विड में। तो ऑनलाइन भी आप लिक्विड तलाश कर सकते हैं, उसकी वाइबिलिटी ज्यादा है। जब हम ऑनलाइन मतलब इसको लिक्विड में यूज करते हैं तो ये ज्यादा समय तक हमारे उसके लिए काम आता है। और ये इसको 6 महीने से ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते आप पाउडर को, 6 महीने है उसकी लाइफ। जी जैसा एक प्रश्न और से मेरा है कि साथ में जो मक्का का ही अच्छी होता है फसल जी आलू के जी साथ में, जी तो मक्का का तो हाइब्रिड बीज का अक्सर हाल उपयोग होता है, वो केमिकल से वो बीज उपराजित करके आता है मार्केट में, तो उसके बाद क्या हम लोग जैविक तरीके से उसमें ट्राइकोडर्मा वगैरह से कर सकते हैं? एक बार वो क्या है कि उसको भी फिर से उपचारित करेंगे आप तो वो बहुत मतलब ट्राइकोडर्मा क्योंकि ऑलरेडी उसमें केमिकल लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ। हाँ, तो ये बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। तो हम उसमें सॉइल एप्लीकेशन कर लें इनका, जो भी अच्छा हमारा अच्छा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका, जी मतलब इसको भूमि में मिला दे, तो ये इसके जो सूक्ष्म जीव है जमीन में फैल जाएंगे, वो आपको फायदा करेंगे। जी 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 डॉक्टर, बहुत अच्छा, प्रणाम, जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और अतिशय सुंदर संवाद, चर्चा और समाधान में आगे आदरणीय अनिल राय जी का हैंड रेज है। जी आदरणीय अनिल राय जी, आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को प्रणाम, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। जी मैं सर प्रणाम। ये जानना चाह रहा था कि अगर हम लोग धान की जो पराली के विषय में अभी बात चल रही थी, जी तो एक दिन पता नहीं हम देखे थे कि जो पराली नीचे गिरती है उसको छोटे छोटे टुकड़े में कोई ऐसा यंत्र है जो डला के उसी के अंदर मिला देता है। तो उसको मिलाना क्या ह्यूमस उससे बढ़ सकता है? डिकम्पोज तो जल्दी होता नहीं, अगले सीजन तक तो खैर हो ही जाता है, अगले बरसात तक। तो नहीं नहीं, हाँ बोलिए। तो वही हम सोच रहे थे कि अगर उसी में छोड़ के इसको अगर हम कुछ जैसे चना बोते हैं या और भी कोई फसल लेते हैं तो छोटा छोटा हो जाने से ज़्यादा माने सोइंग में दिक्कत नहीं होगी, तो क्या ऐसा संभव है क्या? जी राय साहब, ये श्रेडर्स आते हैं इसमें ट्रैक्टर के साथ चलाने वाले, तो ये उसको बारीक कर देते हैं। मतलब पर आपको, अगर आप जो मैं तकनीक बता रहा हूँ, अगर उससे आप करते हैं तो आपको 2 फायदे होंगे। जो आपने प्रोड्यूस किया है वो आपका, उससे आपको फायदा भी हो जाएगा, उससे आप पैसा भी कमा पाएंगे। जो बेलर की मैं बात कर रहा था अभी, जो शरद भैया से जो चर्चा हुई बेलर, तो ये 7 लाख से 10 लाख रुपए तक का एक इक्विपमेंट होता है, और इसमें सब्सिडी भी है गवर्नमेंट की, साथ 40% तक सब्सिडी है अभी शायद। और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, क्योंकि पराली बड़ी समस्या है इसलिए अनलिमिटेड है। मतलब अगर एक जिले में 20 लोग 50 लोग जितने लोग लेना चाहे सबको मिल जाएगा। ऐसा ऐसा इसमें है। तो सर इसमें एक बात है ना कि जी जैसे अब शरद भाई साहब हैं, उनके पास 1000 एकड़ 1500 एकड़ है, तो वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो एक से उसको कटवा के उसी में डिकम्पोज कराने की प्रक्रिया को अगर करेंगे तो सरलता होगी। जी इसलिए पूछ रहा था। जी, उसी के लिए मैंने बोला था कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए हैं। तो थोड़ा सा आप जिले के जो कृषि अधिकारी हैं उनसे थोड़ा संपर्क कीजिए, और कोई कस्टम हायरिंग सेंटर में इसके लिए प्रमोट कीजिए कि वो बेलर लें। और उसको उसको अच्छा थोड़ा सा क्या होता है कि ये सब चीजें सामूहिक प्रयास की है, एक आदमी करेगा तो कुछ नहीं होगा। डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो डिपार्टमेंट को अगर आप जैसे लोग सपोर्ट करेंगे तो वो लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे। कई सारी चीजों में क्या होता है, उनको किसान नहीं मिलते ऐसा सपोर्ट करने वाले, तो लोग जानने वाले किसान मिले और उनको बताएं कि ये जो हमारे इस बेलर है, सुपर सीडर है, इनसे हमको बहुत फायदा होगा। तो निश्चित रूप से आप अगर बेलर और इनका सुपर सीडर का उपयोग करेंगे तो ये आपका जो खर्चा है वो बचाएंगे। और ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं कि 1 साल तक, तो अगर हम उसका उपयोग करते हैं डिकम्पोजर का, जो शरद भैया ने कहा था, तो आपको 30-35 दिन में आपका पूरा सड़ जाएगा, खेत में भी सड़ जाएगा। नमी होना चाहिए बस। जी तो ये तो अच्छा रहेगा ना सर कि अगर छोटा खेत के हम उसको ही दे दें उसको वापस और उसको डिकम्पोज करा के उसमें ह्यूमस बढ़ जाए, तो अच्छा रहेगा कि क्या रहेगा? ठीक रहेगा कि नहीं? वो भी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप उसको श्रेडर से बारीक करवा लें, और उसके बाद उसमें भी मशीन आपको करवाना ही पड़ेगा ना, मशीन तो उसमें भी लगेगी, हाँ
ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन होती है, तो उससे आप कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और आगे आदरणीय आदरणीय जी जी उमाशंकर जी, आपको आवाज आ रही तो आप जी जी ओम डॉक्टर साहब को सत सत नमन बंदन। जी सर मैं बिहार के भोजपुर जिले से बोल रहा हूँ। हमने जी 5 साल पहले क्या बोलते पौधा लगाने के लिए मिट्टी तालाब से मतलब निकलवा कर उसमें लोग डाल दिए थे, भाई साहब थे। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें से 5-6 साल हो गया, उसमें हम प्रत्येक साल 1 या 2 बार बगीचे को गुड़ाई करवाते हैं, मगर इतना मिट्टी हार्ड है, कांटे जैसा है कि वो मुलायम नहीं होती है उसके अंदर। अभी हमने थोड़ा सा 10 पेड़ पौधा और लगाए थे केला का। हम्म केला चिनिया केला है, छोटा है, बाकी हम्म इतना उसमें छोटा छोटा फूल निकल रहा है, और उसमें मतलब जैसे फल मोटा नहीं हो पा रहा है, और मतलब सूख जाता है। और इस तरीके से एक तो ज्यादा उसका अगल बगल में केले के पौधे रह जाते हैं, वो इसलिए होता है, या उसमें विटामिन की मात्रा कम है। और उस तरीके से गुड़ाई वगैरह हम साल में 1 या 2 बार कराते हैं। और उसमें बगीचा लगा है, सागवान लगा है, आम लगा है, और मतलब जैसे और भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो उसके अंदर में मिट्टी जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है। तो उसके लिए हम क्या कार्रवाई करें, इसके बारे में जी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें और बताएं। जी ओम। जी उमाशंकर जी, हम जो मिट्टी कड़ी है आपकी, तालाब की मिट्टी है, तो निश्चित रूप से क्ले ज्यादा होगा, मतलब उसमें सैंड के पार्टिकल कम होंगे। तो एक तो आप उसमें हरी खाद का उपयोग कर लें। एक बार 2 बार आप जब बारिश के समय में, जैसे बारिश आती है तो उस समय आप सन या ढेंचा लगाएं, जुलाई में, जून जुलाई में, और वो सितंबर में आप उसको जमीन में मिला दें। सितंबर अगस्त में, अगस्त सितंबर में 45 दिन की, जब कल मैंने जो चर्चा की थी, 40 से 45 दिन का आप सन ढेंचा को आप जमीन में मिला दें। इसको आप लगातार 2-3 साल करेंगे तो आपकी जमीन बहुत बढ़िया हो जाएगी। उसमें न्यूट्रिएंट है, पर वो आपकी जमीन में जो क्ले पार्टिकल है वो ज्यादा हो गए, ज्यादा है, इसके कारण वो समस्या कर रही। कुछ अगर रेत भी अगर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ अगर थोड़ी बहुत अगर रेत कहीं से लाके उसमें डाल सकते हैं, पर वो खर्चे का काम है। अगर आप वैसा कर सकते हैं तो भी आपकी जमीन की थोड़ी सी स्थिति, क्योंकि उसमें एरेशन कम हो रहा है। जो हम बोलते हैं कि 50% मिनरल्स और जो बाकी चीजें होनी चाहिए, 25% एयर और 25% पानी, ये सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। और 5 मतलब 45% क्या कहना चाहिए कि जो उसका हार्ड मटेरियल जो होता है, जो केमिकल्स होते हैं, वो जो उसकी भूमि की संरचना के 5% कार्बन और 25% पानी और 25% वाटर, ये ऐसा 100% का उसका संरचना होती है बहुत अच्छी सॉइल की। पर ये बहुत मतलब आइडियल कंडीशन है, और ये सामान्यतः बहुत वैसी नहीं होती। हम 1% 1.5% हमारे पास कार्बन होता है, बाकी हमारे पास जो उसका जो भौतिक जो स्ट्रक्चर है वो होता है। और पानी में हमारे पास जो पानी की दशा है वो कभी भी हमारे पास 25% नहीं होती। तो इसमें हम अगर इसमें हवा और पानी का कॉम्बिनेशन बराबर करने के लिए हमको उसमें ये देखना पड़ेगा उसके स्ट्रक्चर में क्या उसमें हम कोई ये मिला सकते हैं, रेत मिला सकते हैं, या ये जो आप हरी खाद का प्रयोग करेंगे लगातार, तो इससे उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये आपका सॉइल हरी हरी खाद सर ढैंचा जिस तरीके से उसमें ट्रैक्टर अभी नहीं घूम सकता है, क्योंकि उसमें सागवान महगनी का सागवान का पौधा भी है, तो उसके पत्ते बहुत ज्यादा गिरते हैं, झड़ते हैं। तो उसका हम पौधे को उसमें जलाते नहीं, उसी में डाल करके उसमें कुदाल वगैरह से कोड़वा देते हैं, चाहे उनके जड़ों के नीचे भरने की कोशिश करते हैं। बाकी अब ढैंचा रोप करके फिर उसके अंदर छोटा ट्रैक्टर से चाहे इसे
उसमें हार्वेस्टिंग नहीं हो सकता, जुताई नहीं हो सकता है, तो इसलिए कितनी पत्ते दूर वाला, हाँ, कितनी रेता दूरी वाला पर काम हो सकता है कि रेता हम कितनी बाहर से डलवा सकते हैं जी। कितनी दूरी पर है आपका ये प्लांटेशन? एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी क्या है? हेलो? 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट से ज्यादा नहीं है सर दूरी उनका। हाँ, तो आप ट्रैक्टर तो आपके चल जाएंगे ना, आपका 10 फीट की भी कोई कोई अगर है। नजदीक, कोई नजदीक पर भी हो, घना टाइप हो गया है, मतलब 8 नहीं, 7 फीट पर है जी जी। एक तो जब भी कहीं प्लान करो तो सागौन कहीं मत लगाओ। मेरा जी जी। मेरी मेरी सलाह है, आप सागौन बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि ये आपको सागौन और यूकेलिप्टस, ये दो चीज आपकी खेती के लिए नहीं है। आप बाहर लगाइए, दूसरी जगह लगाइए, ना तो आप इसको काट सकेंगे, ना आप उसको कुछ कर सकेंगे। 20 साल बाद भी आप इसको जब काटने जाएंगे तो आपको पसीना आ जाएगा उसकी परमिशन लेने में, और उसमें आपको इतनी दिक्कत आएगी, आप भूल जाएंगे सब कि ये क्यों लगा दिया। अब आपके खेत में आप ना उसमें दूसरी फसल ले पाएंगे, ना आप काट पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है सागौन छोटे किसान के लिए। जो बड़े किसान है 50 एकड़ में, 30 एकड़ में जिनने लगाए हैं, उनको कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो सीधा किसी को बेच देते हैं कि ये हमने भैया ये सागौन का जितना है प्लांटेशन ये हमने आपको बेच दिया। वो जो खरीदता है वो पॉलिटिकली वो सब परमिशन ले लुआ के सारा बेच देता है, और उसको रेट भी अच्छे मिलते हैं, दोनों फायदे में होते हैं। पर आप 1-2 एकड़ में, 5 एकड़ में आपने लगाया, तो ना तो आप सागौन बेच पाएंगे, ना आप कटवा पाएंगे। बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें आप और उसकी पत्तियां सड़ती नहीं है। एक सीजन भी अगर आप सागौन की पत्तियों को पढ़ें तो इसमें जो सिलिका होता है वो ज्यादा होता है। तो ये सिलिका जितना आपकी जमीन में जाते जाएगा उतना और जमीन को हार्ड करते जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर सागौन के पेड़ों को अगर अभी जैसे तैसे अगर आपके कुछ निकलते हो तो उनको परमिशन लेके वो करके उनको हटाते जाइए, और फल वाले पेड़ आप ज्यादा करिए। इसमें आपको ये आपके आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली 10 पीढ़ियां भी आपकी याद रखेगी कि हाँ हमारे दादाजी ने, दादाजी के दादाजी ने ये पेड़ लगाया था। तो मतलब इसको अभी जो पुराने पेड़, कभी 200-200 साल के पेड़ भी हमारे आम के बगीचे आज जिंदा है। तो वो इनमें इनकी उम्र बहुत है, और ये हमेशा फल देने वाले पेड़, जो हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि ऐसे पेड़ लगाएं जिसमें फल आते हो, तो वो हमेशा मतलब आपके पुण्य को, आपकी जो पराक्रम को, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसा मेरा सुझाव था। अब इसमें आप जो बीच में अगर आप ये कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने के लिए, सन या ढेंचा की जितनी जगह में हो सकता है उतनी जगह में आप करवाइए जहां आपका ट्रैक्टर जा सकता है, और जहां बीच में आपके एक तो लाइन में करवा लीजिए पौधे। अभी जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके अगर बीच के पौधे निकालने हो तो अभी निकाल दीजिए उनको, थोड़ा कष्ट होगा। हम हार्टिकल्चर में ये बोलते हैं कि हम काट छाट में बहुत मतलब बेदर्दी से कटाई छटाई करते हैं, क्योंकि अगर आपको फसल लेना है, आपको अच्छा उत्पादन लेना है, तो आपको काट छाट करनी पड़ेगी। प्रूनिंग और कटिंग ये हार्टिकल्चर के बड़े टूल्स हैं। तो आप जब इसमें अगर आपके लाइन में, अगर लाइन से बाहर अगर कोई पौधा है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये हर समय आपके लिए समस्या करेगा, चाहे आप कुछ खेती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये आपके लिए पानी देने में, खाद देने में, हर चीज में आपके लिए समस्या है। तो आप एक लाइन में लगाइए, सिस्टमेटिक आर्चर्ड लगाइए, तो ये आपको फायदा देगा। जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हूँ। जी जी धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर भैया, और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का हैंड रेज है। जी स्वागत है। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, अपना सवाल करिए, या आप दादू कहीं चले गए क्या? हाँ, उनका धोखे में हो जाता है। हैंड राइज करके चले गए हैं। आदरणीय तोलाराम पटेल भाई साहब का हैंड राइज है। जी दीदी धन्यवाद, सदन को प्रणाम। जी ओम, जी ओम, जी ओम। तो फिर बाद में कह दूंगा मैं। अब आप बाद में, हाँ ठीक है आदरणीय, अब तोलाराम पटेल जी का सवाल हो जाए दीजिए, फिर आप। हाँ जी सदन को प्रणाम। डॉक्टर साहब, आपने सागौन के बारे में कहा है, तो मैंने भी 50 पौधे लगा चुका, पिछले 2 साल हो गए, वो 10-10 फुट के हो गए, और अभी पटवारी के रिकॉर्ड में और फॉरेस्ट विभाग के रिकॉर्ड में मैंने चढ़वाए नहीं है, तो क्या कटवा दूं उनको?
आप ये देख लीजिए, देखिए एकदम से वैसा नहीं, अगर वो मेड़ों पे है और आपको कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं तो रहने दीजिए। जी हाँ पर हाँ, वो निकास है बीच में, खेत के बीच में निकास नाली है सर, उस पर लगे हुए हैं। हाँ तो वो देख लीजिए अगर नुकसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इसकी पत्तियां भी गिरती है तो बहुत सिलिका होता है, आपने देखा होगा पत्तियां आपकी जी साल भर ना सड़े, तो ये जी जी बहुत बहुत नुकसान करता है। अगर आपके बीच में है, कहीं ऐसी जगह में है जहां आप उसको वो नहीं कर सकते तो वहां निकाल दीजिए। और आप देखेंगे जब बड़े हो जाएंगे ना तो आपको काटने में आपके जो भी लोग रहेंगे आपके बच्चे, तो वो बोलेंगे अरे ये कहाँ लगा दिए, बोले इसको तो हम हटा भी नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। हाँ नहीं, बहुत बड़ी बच्चों समस्या। बच्चों नहीं लगाया है डॉक्टर साहब, तो वो फिर बाद में परमिशन नहीं मिलेगी, दिक्कत पड़ेगा ही ना। वो है वो समस्या, मैंने कई लोगों को देखा हूँ, किसान हमारे पास आते हैं बाद में यही करते हैं कि जी साहब इसका क्या करें, अब बोलते हैं हम इसका कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, मेरा एक मित्र है डीएफओ रिटायर, उससे मैंने परमिशन बात की थी, तो वो कह रहा था फॉरेस्ट विभाग में और पंजीयन करा देना, तो मैं पंजीयन कराने वाला हूँ, हाँ तो करा ठीक है, दूं डॉक्टर साहब। उन्हीं से जी वो बेहतर सलाह देंगे आपको पटेल साहब। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, मेरा क्योंकि वो मित्र है। उनको जी उनको बारीकियां मालूम है अंदर की कि कैसे इसको करना है। जी ओम। हाँ, वो कह रहा था पटवारी को लिखवाने के बाद में, पटवारी के बाद में आप फॉरेस्ट को लिखा देंगे तो फिर वो परमिशन लेने में परेशानी नहीं होगी। जी जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी जी धन्यवाद। और मैं जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, आप अपना सवाल करें जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। और आज की चर्चा बहुत अच्छी हो रही है। योग के साथ साथ हमारी चर्चा भी बहुत बढ़िया किसानों के हित में हो रही है। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी डीएपी की जो समस्या आ रही है जी किसानों के लिए कि डीएपी प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो यदि किसान फास्फेट मिला करके सीधे अब फास्फेट से जो है हम गोबर के माध्यम से उसका कैसा उपयोग कर सकते। जैसे अभी हम बनखेड़ी गए तो वहाँ पर वो जो गोबर गैस की स्लैरी में मिला रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं ताजे गोबर में क्या इसका उपयोग हो सकता है, या कैसे करें इसका। जी दादू, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आने वाले समय में हमको डीएपी नहीं मिलेगा क्योंकि सबसे बहुत ज्यादा सब्सिडी है, और दूसरा ये हमारे यहाँ नहीं होता है। मतलब जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर है इसकी उपलब्धता हमारे यहाँ नहीं है, तो इसके कारण हमको बहुत ज्यादा इसका पैसा हमको देना पड़ता है। तो एक तो पहला काम ये करें कि जो रॉक फास्फेट है, रॉक फास्फेट कई कई जगह हमारे हमारे मध्य प्रदेश में भी सागर के आसपास रॉक फास्फेट उपलब्ध है, तो रॉक फास्फेट आप मंगा लें। और रॉक फास्फेट को स्लरी के साथ, इसलिए कि स्लरी से आपका वो निकल जाता है, क्या है, आपकी गैस उपयोग में हो जाती है। तो आप गोबर के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, गोबर के साथ भी उसका उपयोग आप कर सकते हैं। गोबर को थोड़ा सा सुखा के और उसके साथ उसके पैलेट्स बना के, और उसमें भी आप जैसा उसमें बनाते हैं स्लरी के साथ बनाते हैं वैसा गोबर के साथ भी बना सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा, हम ज्यादा से ज्यादा पीएसबी और फास्फेटिका का उपयोग करें। इनका उपयोग उसकी दूसरा व्यायाम की हम बात कर रहे थे, इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जितना हम फास्फेटिक फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं, मैंने कल भी कहा था, उसके पहले भी शायद एक बार बात हुई थी तो कहा था, फास्फेटिक फर्टिलाइजर का कभी भी 100% उपयोग नहीं हो पाता है। ये जमीन में जाके फिक्स हो जाता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में चला जाता है जमीन। इसका मुश्किल से 25 से 30%, 35% हमारे पौधे उपयोग कर पाते हैं, बाकी जो है वो अघुलनशील रूप में जमीन में फिक्स हो जाता है। अब ये अघुलनशील फास्फेट जो है, इसको हमको घुलनशील जो उसके आयंस है HPO4 में उस या PO4 में हमको इसको परिवर्तित करना होता है। तो ये इसको करने के लिए, इसको घुलनशील बनाने के लिए हमारे जो पीएसबी है, पीएसबी बहुत बढ़िया काम करता है। दूसरा आपका फास्फेटिका है और वैम, ये बढ़िया काम करते हैं। इनका उपयोग अगर हम करते हैं तो ये हमारी जो लागत है उसको बहुत कम कर देते हैं। तो हम हर साल उतना जितना डीएपी और उसका एसएसपी जिनका उपयोग करते हैं, ये हमारा उपयोग भी हम इनका कम कर सकते हैं। जी सर जी सर सर और जैसे पका गोबर का खाद है, उसमें भी इसको मिला सकते हैं क्या। उसमें पैलेट्स नहीं बनेंगे ना दादू, इसमें
क्या है, एक बार पक गया ना तो उसके वो दाने नहीं बनेंगे, जो मशीन से जो दाने बन रहे हैं ना वो नहीं बनेंगे। जी सर ठीक, ओम सर। जी धन्यवाद। आदरणीय दुर्गा दास रांगल भैया हैंड जी राइज है। जी सदन को प्रणाम। जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम भाई साहब। मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा जानकारी चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो एरिया है इसमें कुछ एरिया में जो धान है छिड़काव पद्धति से लगाते हैं और उसमें लांबा जो होता है, लांबा यानी कि वो धान से हट करके एक मिसी वाला यानी मतलब कांटे वाला धान होता है, वो बहुत वाइल्ड राइस। मात्रा में हो रहा है और वो धान के परिपक्व होने के पहले झड़ जाता है। तो इसके लिए कोई उपाय हो तो थोड़ा सा बताने का कष्ट करेंगे। जी देखिए रांग डाले जी, आप तो इधर जी के ही हैं, तो मतलब इसमें क्या होता है, धान में ये वाइल्ड राइस जो है ये हमारा सबसे ज्यादा जो है नहरों से आता है, क्योंकि बालाघाट में ज्यादातर पानी जो है नहरों से मिलता है और जी नहरों की सालों साल हमारे यहाँ सफाई नहीं होती। आपने देखा होगा, अभी आप जी देखने जाएंगे तो आपकी नहरों में खूब वाइल्ड राइस है और वो झड़ के फिर आपके खेत में आएगा। तो हम इसके लिए हम एक सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है कि हमारी नहरें समय पे साफ होती रहें। अगर वहां से हमारे वाइल्ड राइस के बीज नहीं आएंगे तो हमारे खेत तक नहीं आएंगे। दूसरा, हमारे खेतों से हम हर साल उनकी सफाई करते रहें। वाइल्ड राइस थोड़ा सा लेट पहचान में आता है, जब हमारे खेत में आता है तो थोड़ा सा देर से वो पहचान में आता है, पर हमारे जो हमारे किसान भाई हैं, वो जो हमारी माताएं हैं जो निदाई करती हैं, वो उसको पहचान लेती है। या वो आपको दिख रहा है बीज बन रहा है, उस समय उसको एक हंसिया लेके और काटना शुरू कर दें। जैसे ही उसमें वो समझ में आ जाता है, पहले निकल जी आता है तो समझ में आता है, तो इसको हम रोगिंग बोलते हैं। तो उसको हम जितना वाइल्ड राइस आ रहा है तो उसको एक हंसिया ले लें और सारा इकट्ठा करते जाएं उसको, तो हंसिया से काटते जाएं उसको, तो वो बीज बनने से पहले, मतलब निकल रहा है, जब बाली निकल रही उस समय भी वो बता देता है कि मैं कौन हूं करके। तो उस समय उसको अगर हम काट काट के अगर उसको खेत में मिलाते हैं तो खेत में मिला दें या उसको इकट्ठा करके मेड़ में लाके सुखा के जला दें, तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा, मेड़े साफ करना जरूरी है। मेड़ों पर भी ये जो ऐसी जगह जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा, नहर का पानी देने की जो नालियां हैं, ये बहुत सारी जगह है जहाँ पे वाइल्ड राइस खूब होता है और वहां पे हम साफ सफाई नहीं करते, तो इसके कारण ये बड़ी समस्या बनते जा रहा। और दूसरा, अगर मान लो हम ऐसे खेत में जहाँ पे वाइल्ड राइस की समस्या ज्यादा आ रही है, तो 1-2 साल तक अगर हम वहां पे थोड़ा सा ये मचा के जो हम धान लगाते हैं, फडलिंग करके जो धान लगाते हैं वो करेंगे तो वो कंट्रोल हो जाता है। पर पूरा कंट्रोल करने के लिए आपको निश्चित रूप से उस पर जाना पड़ेगा, किस पे, नहरों को साफ करवाने के लिए, और ये सामूहिक पहल का काम है। एक तकनीक और है, पर वो चूंकि बहुत वैसी है, मतलब पूरी रासायनिक है और कंपनी वाली है, तो उस पर अभी चर्चा हम नहीं करेंगे। वो एक और जो धान की एक नई किस्म मानसेंटो कंपनी ने बनाई है, उस किस्म में अगर उस किस्म को बोते हैं तो उसमें जो ग्लाइफोसेट है उसका जीन डला हुआ है, रेजिस्टेंट जीन, तो उसमें वो धान लगा देते हैं और धान लगाने के बाद ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दो तो वो धान छोड़ के बाकी सब मर जाएगा। तो उसमें ये आपका जो वाइल्ड राइस है ये भी खत्म हो जाएगा और सिर्फ धान रहेगी, बाकी कोई चीज नहीं रहेगी। तो टेक्नोलॉजी है, पर वो हमारे जो हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें फिट नहीं बैठती। तो उस पर भी काम हो रहा है, पर मंच हमारा उस चीज को अलाउ नहीं करता। चूंकि बात निकली तो मैंने आपको बता दी। जी ओम। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं ये चाह रहा था कि इसमें जो अलग कलर का धान पहले 10 साल पहले होता था। जी हेलो। हाँ जो बोलिए। आज के 10 साल पहले खेतों में जो धान के पौधे का रंग ही अलग होता था, ऐसा कहीं हमारे भारत में या कहीं ऐसा कुछ उपलब्ध हो सकता है क्या? मतलब थोड़ा सा मैं जानकारी चाह रहा था। नहीं, बहुत सारी किस्में जो हमने, मतलब हमारा जो मुरझड़ में जो सेंटर है वहां पर हमने बहुत सारी किस्में, हमने करीब 500 से 600 किस्में धान की हमने इकट्ठी करके रखी है।
जो हमारे साथी जी है जी डॉक्टर उत्तम बिसेन, जो जिनने अभी जीआई का बीच में लेक्चर दिया था, अभी एक दिन उनका फिर से जीआई का लेक्चर कराएंगे। तो उनके पास जी 500-600 वैरायटी धान की जो लोकल जर्मप्लाज्म और जो इधर उधर से हमने जिले में कलेक्ट की है वो हमारे पास है। तो उनमें उनमें कई सारी है, लाल है, काली है, पीली है, 60 दिन की है, सठिया जिसको बोलते हैं। तो कई तरह की उसमें किस्में हैं जो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है धान की वो हमारे पास है। तो वो सब है। अगर थोड़ा बहुत आपको बीज चाहिए 100-200 ग्राम, तो वो बीज आपको वो दिला भी सकते हैं, उसको आप लेके बढ़ा सकते हैं किसी भी किस्म का। जी जी, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। और मैं आगे हमारा समय हो रहा है, और आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब का हैंड राइज था, आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी का भी हैंड राइज है, मगर हम आदि सबसे पहले मैं पवन कुमार सर को हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि पवन सर भी 2 दिन प्रवास में थे, और अगर पॉसिबल है तो वो अपनी बात जी जी, धन्यवाद रंजना जी। आज के मुख्य वक्ता रोशन लाल जी का बहुत सुंदर आज आपका उद्बोधन रहा है, बहुत अच्छे प्रश्नों का आदान प्रदान रहा है। मुझे लगता है कि जो बातें आज स्पष्ट हुई हैं उसके साथ ही आने वाले दिनों पर हमें इस विषय पर भी जानकारी की आवश्यकता है कि जो ये माइक्रोब्स वाला जो बात हुई है कि माइक्रोब से हमें सावधान भी रहना है। तो अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा के विषय में ये बात भी आई थी कि अभी जैसे जलवायु परिवर्तन की बातचीत हो रही है, और हमारे जो ऐसी जगह है जहाँ पर कि जो ठंडी जगह थी, जहाँ हमेशा बर्फ रहती थी, तो उस जगह में भी जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया है दुनिया में, सारी दुनिया में, तो उस जगह के करीब 150 माइक्रोब्स ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो कि खतरनाक माने गए हैं, और वो भी अब रिलीज हो जा रहे हैं हमारे पर्यावरण में। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आप की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास किस तरह का संकट की संभावनाएं सामने निकल के आ रही हैं, और इसके लिए हमें बचाव के लिए क्या करने की जरूरत है। एक तो प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो हमारी फार्म लैब में जब हम काम कर रहे हैं, वहां पर भी हम ट्राइकोडर्मा पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें कंटेमिनेशन की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और उस संभावनाओं का हम निराकरण कैसे करें, इसके लिए आने वाले दिनों पर हम डॉक्टर संतोष चौहान से भी प्रश्न हमें करना चाहिए और पूछना चाहिए, और जिससे कि हम इन जो अदृश्य खतरे हमारे सामने नजर आ रहे हैं उनको हम किस प्रकार से उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि ये खतरे केवल पौधों के लिए नहीं है, ये पशु पक्षियों के लिए भी हैं, जानवरों के लिए भी हैं, और आदमियों के लिए भी है। तो ऐसे क्या इस चीज पर आपकी एक तुरंत टिप्पणी अगर हो जाती है तो ये होगा, और आने वाले दिनों पर जैसा मैंने कहा कि इस पर हम जरूर चर्चा करनी चाहिए। आवश्यकता है, अगर समस्या हमें लगती है कि बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक अगर प्रिडिक्ट करते हैं कि ये समस्या वाकई बहुत गंभीर है, तो इसके विषय पर भी हमें बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें बदलाव हो रहा है। आपके बारिश के मौसम में बदलाव है, गर्मी के मौसम में बदलाव है, और आपके जाड़ों के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो इस बदलाव को का परिप्रेक्ष्य क्या है, और उसके प्रति हम किस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं, इस विषय पर आपकी टिप्पणी और आज के सत्र के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी आदरणीय पवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न हमेशा बड़े सारगर्भित और बहुत अच्छे होते हैं। निश्चित रूप से जो हमारे जो माइक्रोब्स जो नए निकल रहे हैं, ये हो सकता है हमारे लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती के रूप में हो सकते हैं, और क्योंकि वो किस तरह से उनमें ग्रोथ होगी, इस पर एक बार कोई हमारे जो जैसे डॉक्टर संतोष चौहान है या दूसरे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों से हमको थोड़ा सा समझना होगा कि क्या इनकी ग्रोथ, या क्या ये वायरुलेंट है, मतलब इनकी ग्रोथ एकदम से हो सकती है और वातावरण में ये कितनी तेजी से फैलेंगे। क्या इनके ऊपर, जैसे हम एंटागोनिस्टिक की बात करते हैं, हमारा जो ट्राइकोडर्मा है वो एक तरह से एंटागोनिस्टिक है, ये किसी को मारता नहीं है,
ये अपनी ग्रोथ इतनी तेजी से करता है कि दूसरे की ग्रोथ नहीं होने देता। तो क्या इस तरह से कुछ एजेंट्स इनके लिए मौजूद, इनके लिए भी हमारे पास उन पर क्या हम काम कर सकते हैं? तो ये क्या ट्राइकोडर्मा उस पर प्रभावी हो सकता है या कोई दूसरी चीजें उस पर प्रभावी हो सकती है? तो इस पर भी चिंतन करने की और आगे सोचने की आवश्यकता है। और ये वास्तव में बड़ा क्या कहना चाहिए, बड़ा संवेदनशील विषय है आने वाले समय में, क्योंकि हमने कोरोना देखा है और बहुत छोटा सा जीव जो दिख भी नहीं रहा है, कहीं से माइक्रोस्कोप में भी नहीं आ रहा, और वो पूरी पूरी दुनिया को हिला दिया। तो निश्चित रूप से माइक्रोब्स के खतरे जो हैं वो किसी आपके न्यूक्लियर फ्यूजन के खतरे से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और दूसरी बात जो इसकी जो इनके जो हम उपयोग कर रहे हैं इनमें कंटेमिनेशन की बात है, तो निश्चित रूप से कंटेमिनेशन आ सकता है। और किस तरह से हम इनमें फार्म लैब में उपयोग कर रहे हैं इनका, इसमें भी थोड़ा सा हमारे किसान भाई जितना प्रिकॉशंस हमारे संतोष सर बताते हैं उतना प्रिकॉशन जरूर लें। जो भी आप इनोकुलेशन करते हैं उसमें ध्यान रखें कि इनोकुलेशन के समय कोई ऐसी चीज आपके उसमें जो आपका वो बन रहा है, जो भी आप पीडीए में मीडिया जो आप बना रहे हैं उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो रहे हैं, जिसकी भी कॉलोनी ग्रोथ हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम ट्राइकोडर्मा की कॉलोनी तैयार करने जा रहे थे और कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी इंसर्ट हो गई जो हमारे लिए खतरनाक हो। तो यहाँ पर भी हमको ध्यान देना है। हम इनिशियल स्टेज पे उसको समझने लायक जरूर बने, उसको इनिशियल स्टेज पे हम रोज उसको ऑब्जर्व करते रहें कि कॉलोनी में ग्रोथ कैसी हो रही, उसको रोज हम अब हमारी जो पेट्री प्लेट है उनको देखते रहें और उनसे उनके फोटो खींच के संतोष सर को भेजते रहें कि सर ये ग्रोथ है, ये कुछ इसमें कंटेमिनेशन तो नहीं है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके डेली रूटीन में ऑब्जर्व करने की चीज है, और जहां पर भी आपको कंटेमिनेशन दिखता है तो आप बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली उसको डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि ये और डिस्ट्रॉय करने का तरीका भी उनसे पूछ के करें कि कैसे इसको हम डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो वो हो सकता है बहुत तेजी से चीजें बढ़े और वो उसके हार्मफुल इफेक्ट हमारे आसपास के हमारे पर्यावरण में देखने को मिले। तो ये ऐसा मेरा मैं समझता हूँ कि इस तरह से हमें काम करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से मैं भी देखता हूँ कोई अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो खेती में भी काम किया हो जिनने, उनसे मैं चर्चा करूंगा कि वो अगर अपना समय दे पाते हैं तो एक बार अगर वो कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं उनसे भी मैं चर्चा करूंगा कि वो आकर अपना समय दे, ताकि हम इन बिंदुओं पर आगे बढ़ सके, इन पर चर्चा कर सके, अपनी समझ को ठीक कर सके। जी ओम। जी धन्यवाद पवन कुमार सर और आदरणीय रोशन लाल जी आपका। और मैं आगे आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी का हैंड राइज था और आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब का हैंड राइज था। तो सबसे पहले मैं आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर बात रखना चाहते हैं। स्वागत है। धन्यवाद बहन जी। और अब चूंकि समय हो गया है, वो आज आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी ने जो समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, आदरणीय शरद वर्मा जी सहित सभी हमारे किसान भाइयों ने जीवन में जो आज हमारा जो दिख रहा है, आदरणीय पवन कुमार जी ने जो सवाल किया है इसका समाधान और जो चर्चाएं हुई हैं वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा युवाहार परिवार युवाहार कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो पूर्णतः 100% पूरा हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब की सरलता और सहजता और विद्वानता को कि आप जो है सहज हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज के हमारे युवाचार्य जी कौतिश कुमार जी ने जो देवप्रयाग से योग कराया, बहुत ही उत्कृष्ट योग रहा, उनकी क्लास रही बहुत, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको। और जो सागौन के बारे में चर्चा हुई थी, वो सागौन का हमारे जो रमेश चंद्र मेहरा जी हैं, कन्हैया लाल जी हैं वहाँ पर पलाशी पतलई में, उनको भी कोई अनुमति नहीं मिली, उनके सारे सागौन खड़े हुए हैं। सागौन से फसल को भी नुकसान होता है। और मैं तुलाराम जी से निवेदन करता हूं कि अगर अभी अनुमति नहीं मिलती है तो आप उसको काट नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कतें आती हैं सागौन की। और बस समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
पुनः धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बेटी भी अब घर पे आ रही हैं, तो खुशी जी की बात है। और आप लोगों जिस के दिन आपने सपोर्ट कॉल का। किया था उस दिन मैं उठा नहीं पाया था कॉल, लेकिन नहीं, हमारी उस बात हो गई थी। उस दिन तो मैं उसके लिए कॉल किया था, आपके स्वास्थ्य के जी लिए। जी जी, तो जी बस। जी, और बहुत धन्यवाद। और ये सिंगारिया प्रयास जी। जितना हुआ, जी, जितना प्रयास हुआ किया। और नहीं नहीं, आप वालिद। हमेशा प्रयास करते हैं, एक कष्ट और देना है आपको, उसके लिए बाद में चर्चा करेंगे आपसे। जी जी डॉक्टर साहब। जी, और ये सिंगारिया जी कुछ कांटेक्ट नंबर, तो मेरा नंबर उसमें ग्रुप में डाल देंगे हम। और अभी अगर कोई लिख रहा है तो मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 9425896702। सुन पा रहे हैं आप? मैं इसमें लिख रहा ग्रुप हूँ। में डाल देंगे डॉक्टर साहब, ग्रुप में डाल देंगे, आप ग्रुप में डाल देंगे। ये मैंने इसमें शेयर भी कर दिया, अगर कोई देख ले तो ठीक है। जी, स्क्रीन पे आ गया आपको। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने ठीक से सुना। निश्चित रूप से ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, हमारे पर्यावरण को ठीक करेगा, हम इसको आगे तक फैलाएंगे, ऐसी उम्मीद है। जी ओम। जी ओम, धन्यवाद। और जी, कल फिर से नई ऊर्जा के साथ, नए योग शिक्षक और नई एक चर्चा के साथ कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम, योगाहार परिवार में। तब तक सबको जय श्री राम, और सब स्वस्थ